नाम है और इस आगे अब पार्टी किस तरह से जाने वाली है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमसे कहा था कि हम उन्हें 3 नाम दें और 3 नाम का ऑप्शन जो है उसमें से वो एक नाम फाइनल करके हमें देंगे और ये हमारा नया नाम रहेगा। तो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 3 ऑप्शंस दिए थे, 3 चॉइसेस दिए थे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद राव पवार और एनसीपी शरद पवार। ये 3 नाम देने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें जो नाम दिया है वो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार। ये नाम उन्होंने दिया है, वो नाम लेकर हम आगे चलेंगे। सर, अब इस नए नाम के साथ क्या पार्टी वर्कर्स आपके साथ जुड़ेंगे, या जो आगे जिस तरह से एक पावर रही है शरद पवार की, क्या वो आगे और उभर के आएगी इलेक्शंस के टाइम पे? देखिए, हमारी जो पार्टी है उसकी स्थापना जो 1999 में आदरणीय शरद पवार साहब ने की थी और जितने भी कार्यकर्ता है वो शरद पवार साहब के साथ जुड़े हैं। देखिए, हमारा नाम एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी पहले भी था, आज भी है और अब तो जैसे कहते हैं ना, सोने पे सुहागा है कि उस पार्टी के नाम के साथ आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब का नाम जुड़ गया है। तो हमें तो और खुशी है कि इस तरह से ये नाम सामने आया है और कार्यकर्ता साहब के साथ एकदम निष्ठा से काम करते हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी हम अच्छी तरह काम करेंगे। देखिए, उतार चढ़ाव तो राजनीति में आते रहता है, लेकिन हमारा नेता जो है वो इस उम्र में भी एक योद्धा की तरह हमें मार्गदर्शन कर रहा है, हमें आगे लेके जा रहा है, तो हम उनके साथ लड़ेंगे और काम करते रहेंगे। क्या शरद पवार के नाम पे अब जो है एनसीपी को वोट्स मिलने वाले हैं और एक बार फिर से जो है पार्टी उभर के आगे आएगी, ऐसा अब जो है वर्कर्स को लगता है? ज़रूर भर के आएंगी। हमारा जो काम है वो भी काम होते रहेगा और साथ साथ में आदरणीय शरद पवार साहब के नाम से जो हमें वोट मिलते थे वो आगे भी मिलते रहेंगे, क्योंकि वो हमारा जो नेता है महाराष्ट्र के लिए नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, देश भर के लिए उन्होंने काम किया है। तो उस हिसाब से लोग तो हमारे साथ जुड़ेंगे। सर, अगर आज पंतप्रधान मोदी की बात करें तो मोदी ने कहीं ना कहीं जो है अपोजिशंस को एक फटकार लगाई है, चाहे कांग्रेस हो या इंडिया अलायंस हो। मोदी जी के आज के राज्यसभा के स्पीच को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कल भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा में भाषण किया था, आज राज्यसभा में भाषण किया था। देखिए, एक बार पंतप्रधान बनने के बाद वो देश के पंतप्रधान होते हैं, ना किसी एक पार्टी जिसको वो बिलोंग करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से वो बात कर रहे थे, आज फिर से उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति के हिसाब से बात किया, एक व्यक्ति के लिए बात किया और एक टिप्पणी की और निंदा की और कोई एक पार्टी के खिलाफ बातें की। देश में क्या हो रहा है, देश के लिए क्या होगा, देश में क्या फ़ायदे होने वाले हैं, देश को क्या फ़ायदा होगा, लोगों को क्या फ़ायदा होगा, वो सब बातें छोड़कर सिर्फ राहुल गांधी के बारे में बात करना, कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करना, तो कहीं ना कहीं ये दुख की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के प्रति जो उनका काम होना चाहिए उसके बारे में बात करने के अलावा एक पार्टी के बारे में और एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम हो या ईडी लगातार जो है आप मिनिस्टर्स के घर पे रेड मारती आई, या ईडी ने बार बार समन दिया। अब रोज एवेन्यू कोर्ट ने जो है केजरीवाल को समन देके कहा है कि अब 17 तारीख को जो है ईडी के सामने पेश हुई है। किस तरह से देख रहे हैं लगातार ईडी की कार्रवाई को? देखिए, देश भर में जो सेंट्रल एजेंसी जो है उसकी कार्रवाई जो हो रही है उससे एक चीज़ तो सामने आ रहा है और लोगों को समझ पड़ रहा है कि जो लोग बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं उन पर कार्रवाई होती है। अभी अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी वो जो प्रेशर डाल रहे हैं, इसी तरह से देश भर में आप देखिए, हेमंत सोरेन पे देखिए, आप यहाँ हमारे नेतागण पे भी देखिए, कार्रवाई होने गई। जो भी बीजेपी के खिलाफ सवाल उठाता है उस पर कार्रवाई होती। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो पहले बीजेपी के विरोध में थे और उनके ऊपर सवाल किया जाता था, ईडी की कार्रवाई शुरुआत हो गई थी, लेकिन अब वो जाकर बीजेपी में शामिल हो गए या बीजेपी का कोई मतलब सहयोगी दल है उसके साथ जुड़ गए, तो उनके ऊपर तो कार्रवाई नहीं होती, उन्हें क्लीन चिट दिया जाता है, उनके केसेस बंद हो जाते। तो लोकतंत्र के लिए ये बहुत घातक है कि अगर विरोधी पक्ष जो है बीजेपी के खिलाफ कुछ बोले तो उनके ऊपर दबाव डालकर इस तरह से प्रेशर डालना होता है। यही सब चल रहा है देश में और ये गलत बात है। Sir, yesterday Election Commission in his order gave symbol and name to Ajit Pawar faction, and now today ECI suggested a new name for Sharad Pawar faction. What will you say on this? After giving a party name and symbol to Ajit Pawar yesterday, the Election Commission had asked us to give 3 names as options that they will allot us as the name of our party.
So after we got that order from them, we suggested three names to them as options. One was Nationalist Congress Party, Sharad Chandra Pawar, Nationalist Congress Party, Sharad Rao Pawar, and NCP Sharad Pawar. These three names as options and choices were given to the Election Commission of India by us, and in an order this evening, they've given us the name, they've allotted a name to us as Nationalist Congress Party Sharad Chandra Pawar. So we will go by that name, we will abide by what the Election Commission of India has given us, and we are happy that we've got the name Nationalist Congress Party. And what makes it even better for us, that now we have the name of our Honorable President Mr. Sharad Pawar attached to it. So it's Nationalist Congress Party Sharad Chandra Pawar. So now the people of Maharashtra will vote on Sharad Pawar name, as Sharad Pawar is a power in itself in the politics. So you think that people are with Sharad Pawar? Everybody knows the work of Mr. Sharad Pawar. He is the founder of our party. He founded the Nationalist Congress Party in 1999. And he has been working for the people, not just for the people of Maharashtra, but the people of India. And everybody knows his service to the people. And he has always told us that we have to work for the people. 80% social work, 20% politics. And we have gone by what he says, because he is our honorable leader. And the people of Maharashtra and India, wherever we are contesting elections, will definitely vote for him, because at this age, he's like a Yodha for us. At this age, he's leading from the front like a warrior, and we are followers. We will follow him and we will go by what he says. And I'm sure the people will understand what has happened in the past few days, in the past few months, and people will definitely vote for Mr. Sharad Pawar. If we talk about India Alliance, your partner Aam Aadmi Party is CM Arvind Kejriwal summoned by ED again on 17th, and Rose Avenue Court also ordered Arvind Kejriwal to be present towards ED on 17th. What will you say on this? If you look at the scenario around the country, anybody who speaks against the Bharatiya Janata Party, the BJP, central agencies are used upon them, and it's kind of muzzling the voices of the opposition. Now, in a democracy, the opposition's role is to show the mirror to the incumbent government. But here what is happening is something that is dangerous to democracy. Anyway, whether it's Hemant Soren, whether it's Arvind Kejriwal, whether it's here in Maharashtra, all our leaders who've been called upon by the central agencies, it's somewhere muzzling the voices of the people who want to speak the truth. And I think this should not continue, because in this way it's only going to be very dangerous, like I said, for democracy. And BJP is using this as a tool. So it is not surprising that they are using these tactics on Arvind Kejriwal, because Arvind Kejriwal is another voice that is speaking against the government. So this needs to stop, because this cannot continue in a country which has a democratic setup. But this tactics also for your leaders too, if you talk about Rohit Pawar. Absolutely. I mentioned to you earlier, like I said, our leaders also, which was lately, if you remember, how Rohit Pawar was summoned twice to the ED office. So he's again a young voice who's been speaking against the incumbent setup here in Maharashtra, that is the Eknath Shinde and the BJP-led government. So somewhere pressure is being put on everybody who speaks against the BJP.